नाउ वी आर रिवाइजिंग द कंसेप्चुअल, एक छोटा सा कंसेप्ट रिवीजन ले रहे हैं हम, किसका? मॉडिफिकेशन का, मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग का। तो मैंने आपको बताया था कि मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमने ये सेम चीज शेयर बेस्ड पेमेंट में भी पढ़ चुके हैं इससे पहले, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन का मतलब कोई चेंज हुआ है इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब वहां पे आपको ये असर्टेन करना पड़ेगा कि आपके केस में वो क्या फाइनेंशियल लायबिलिटी है या फाइनेंशियल एसेट है। सर फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो क्या ट्रीटमेंट करना है, फाइनेंशियल एसेट है तो क्या ट्रीटमेंट करना है, उसको अपने को समझना है। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी सबसे पहले अपन समझ रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल लायबिलिटी के लिए बहुत सिंपल सी बात है कि भाई आप मॉडिफिकेशन कैसे कर रहे होगे ये समझना। कि मान लो आपने किसी से लोन लिया, आप एक कंपनी हो, आपने किसी से लोन लिया और अब आपको क्या करना था, उसको रीपे करना था। तो आपने मान लो 5 साल के लिए लोन लिया होगा, तो 5 साल तक आपको हर साल रीपे करना था, लेकिन 2 साल तक पेमेंट किया और उसके बाद आपके यहां पे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए। फिर आपने सामने वाले को अप्रोच किया, बोला कि यार एक सेटलमेंट कर लेते हैं। सेटलमेंट किया तो पता लगा कि लास्ट में आपको कुछ अमाउंट पे करना है और उस लास्ट में अमाउंट पे करने के मतलब लास्ट में जो आपको अमाउंट पे करना है वो इनिशियली जो अमाउंट पे करना था उससे कम होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, 10 लाख के डिबेंचर्स लिए थे 5 साल लोन पे और 10% इंटरेस्ट के हिसाब से हर साल 1-1 लाख रुपए इंटरेस्ट पे करना था। थर्ड और फोर्थ ईयर में हमने पे नहीं किया, फिफ्थ ईयर में हमने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मार दिया 9 लाख पे, और साथ ही साथ हमने ये बोला कि 1 लाख रुपए हम एज प्रोसेसिंग फी इमीडिएटली पे करेंगे ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। तो डेट ऑफ मॉडिफिकेशन क्या हो जाती है, जिस दिन से वो फाइनेंशियल क्राइसिस आई, जिस दिन मॉडिफिकेशन के टर्म्स वगैरह डिस्कस हुए हैं। ये बात याद आ रहेगी कि नहीं? ओके, नाउ पॉइंट इज, जैसे ही मॉडिफिकेशन की बात होगी, जैसे ही मॉडिफिकेशन की बात होगी तो जिसने लोन लिया है दैट इज द बोरोवर, बोरोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हो जाएगा फाइनेंशियल लायबिलिटी और लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा वो फाइनेंशियल असेट। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी के केस में मॉडिफिकेशन का ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो सबसे पहली चीज है आप तो चेक करो कि क्या मॉडिफिकेशन सब्सटेंशियल है या नहीं। सब्सटेंशियल है कि नहीं इसके लिए बताया है इंडियस ने कि भाई अगर मॉडिफिकेशन 10% या उससे ज्यादा है तो इसका मतलब मॉडिफिकेशन इज सब्सटेंशियल, लेकिन अगर 10% से कम है तो मॉडिफिकेशन इज नॉट सब्सटेंशियल। सर ये कैसे निकालेंगे? तो सीधी सी बात है, जिस दिन तक रीपेमेंट हुआ है, मतलब जिस दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नॉर्मली सब सही चल रहा था, उस दिन तक की कैरिंग अमाउंट निकाल लो, कैरिंग अमाउंट निकाल लो ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, और उसको कंपेयर करो विथ व्हाट, कंपेयर करना है किससे? नए नए कैश फ्लोज से। नए कैश फ्लोज मतलब जैसे हमने अपने एग्जांपल में लिया था 9 लाख इज द रिवाइज्ड कैश फ्लो, रिवाइज्ड फ्यूचर कैश फ्लो जिसको हम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि 9 लाख में हमारा सेटलमेंट हुआ है, यस और नो। तो यहां पे हमें क्या कंपेयर करना है? कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड वन ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज कैश फ्लोज इंक्लूडिंग ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो इसमें 10 लाख हो जाएगा, वो 9 प्लस 1 जो हमने प्रोसेसिंग फी पे की, डिवाइड बाय द कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी, मतलब कंपेयर करना है, और इनटू 100 कर दोगे तो आपको परसेंटेज पता चल जाएगा। परसेंटेज अगर लेस देन 10% है तो इट इज नॉट अ सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन, बट अगर मोर देन 10% है तो इट इज अ सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन। भाई अगर 10% से कम है मतलब सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन नहीं है, तो आपको क्या करना है, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपने इनकर करी है उसको आप ओल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी से एडजस्ट कर दो। ओल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी मतलब जो आपकी लोन अमोर्टाइजेशन में आ रही थी वो। फिर आप एक नई इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर लो। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने के बाद आप एक नई लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बना दो आफ्टर मॉडिफिकेशन, और उससे रिलेटेड रिस्पेक्टिव एंट्रीज पास कर दो। याद रखना इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट will be equal to coupon interest in only case जहां पे कोई भी कॉस्ट या प्रोसेसिंग फी इनकर नहीं हुई है। आई रिपीट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट और कूपन रेट बराबर मान ली जाएगी। कहां पे? जब या तो कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर नहीं हुई है या कोई कॉस्ट या प्रोसेसिंग फी इनकर नहीं हुई है। लेकिन अगर कोई इनकर हुई है तो दोनों अलग अलग होंगे, याद रहेगा? हाँ सर। उसके बाद अगर सर ये तो आपका केस हो गया कौन सा, नॉट अ सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन, लेकिन अगर सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन है तो क्या? सर सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन है तो इंडिकेशन स्टेप नंबर 1 में क्या मिल गई कि 10% से ज्यादा है। 10% से ज्यादा है मतलब 10% या उससे अधिक है, तो ये सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन है। सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों,
ओल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी को डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और न्यू फाइनेंशियल लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ओल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी को डी रिकॉग्नाइज करोगे तो उसको डेबिट करना पड़ेगा और नए वाले को क्रेडिट करना पड़ेगा। ओल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी आपकी कैरिंग अमाउंट पे आएगी जो आपकी लोन अमोर्टाइजेशन टेबल से आ रहा होगा, और नई फाइनेंशियल लायबिलिटी आपको फेयर वैल्यू पे आएगी। फेयर वैल्यू पे आएगी मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रिवाइज कैश फ्लोज एट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, जो कि नया वाला गिवन होगा, ठीक है। और अगर कोई डिफरेंस आया तो वो पीआरएल में चला जाएगा। इसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या होगा? स्टेप 1 तो आपका यही रहेगा हर केस में, सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन है भी या नहीं इन केस ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। दूसरे में डिपेंड करेगा सब्सटेंशियल है या नहीं, अगर है तो आपको ओल्ड वाला डी रिकॉग्नाइज करना है, नया वाला रिकॉग्नाइज करना है, और कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको भी पीआरएल से एडजस्ट कर दो, ठीक है। और उसके बाद लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बना दो आफ्टर मॉडिफिकेशन। याद रखना क्वेश्चन में अगर ऐसा गिवन है कि आप लोन का रिपेमेंट कर रहे हो अलोंग विथ इंटरेस्ट तो कर ही रहे हो बट प्रिंसिपल भी हर साल रिपे हो रहा है, तो आपको एक कैश फ्लो टेबल अलग से बनानी पड़ जाएगी। यस और नो? क्योंकि कैश फ्लो टेबल क्यों बनानी पड़ेगी? क्योंकि हर साल आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना है अलोंग विद द इंटरेस्ट, ठीक है। ये तो हो गया इन केस ऑफ व्हाट सर? ये हो गया इन केस ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। अब मैं बात करूं लेंडर के केस में, लेंडर मतलब जिसने लोन दिया है उसके लिए तो ये फाइनेंशियल एसेट हो गया, तो मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी तो हो गया। अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन इन केस ऑफ फाइनेंशियल एसेट। तो उसके लिए अपन क्या देखेंगे? उसके लिए अपन देखेंगे, अपने हैंड रिटन नोट्स में आ जाएं। सबसे पहले नॉर्मल अकाउंटिंग टिल द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, स्टेप नंबर 1, जब तक कुछ भी बिगड़ा नहीं वो। उसके बाद हम निकालेंगे कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड फाइनेंशियल एसेट। ये कहां से आ जाएगा सर? ये वही लोन अमोर्टाइजेशन टिल टेबल से आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एलएटी। यस और नो? और वहां से निकालने के बाद हमें क्या करना है? उसको कंपेयर करना है विद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज फ्यूचर कैश फ्लोज एट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, जो कि ओल्ड वाली है, मतलब डे 1 वाली है। याद आ रहा है कि नहीं? मान लो कैरिंग अमाउंट ज्यादा है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज फ्यूचर कैश फ्लोज कम है, तो इसका मतलब आज की डेट वाली जो फाइनेंशियल एसेट है, आज की डेट पे जो फाइनेंशियल एसेट है वो कम प्राइस पे आ रही है, और अगर वो कम प्राइस पर आ रही है तो आपको डिक्रीज की एंट्री पास करनी पड़ेगी, मतलब फाइनेंशियल एसेट्स को बुक्स में डिक्रीज करना पड़ेगा। कैसे डिक्रीज करोगे? मान लो आपकी कैरिंग अमाउंट 100 रुपए है और प्रेजेंट वैल्यू 90 है, तो 10 रुपए से कम हो गया ना फाइनेंशियल एसेट, तो आप क्या करोगे? फाइनेंशियल एसेट को 10 रुपए से कम कर दोगे। लेकिन इसका रिवर्स हुआ कि भाई कैरिंग अमाउंट 100 आ रही है, प्रेजेंट वैल्यू उसकी 110 आ रही है, तो आपको इंक्रीज इन फाइनेंशियल एसेट को अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। मतलब स्टेप नंबर 4 में जब यहां पे लिखा है पास जनरल एंट्री फॉर मॉडिफिकेशन, मतलब आपको फाइनेंशियल एसेट की वैल्यू बढ़ानी या घटानी है ड्यू टू मॉडिफिकेशन, और उसी के बेसिस पे आपको एलएटी बनानी है, दैट इज लोन अमोर्टाइजेशन टेबल, और उसके बाद जनरल एंट्री सारी पास कर देनी है डे 1 से लेके लास्ट ईयर तक। याद रखना यहां पर सिर्फ 6 स्टेप्स है, यहां कुछ भी चेक नहीं करना कि सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन है या नहीं। आपको सिर्फ फाइनेंशियल एसेट के केस में नॉर्मल अकाउंटिंग करनी है टिल द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, उसके बाद कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड फाइनेंशियल एसेट निकालना है, फिर आपको निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज फ्यूचर कैश फ्लोज एट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट विच इज द ओल्ड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट गिवन इन द क्वेश्चन। इसके बाद अपने को जनरल एंट्री पास करनी की। भाई जनरल एंट्री पास करते टाइम याद रखना है कि फाइनेंशियल एसेट का घटा है या बढ़ा है, बस याद रखना। नॉर्मली क्वेश्चन में अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप नहीं है, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेवल 1 लेवल 2 आउटपुट वाला एक्टिव मार्केट प्राइस वाला नहीं है, तो आपको एडजस्ट कहां से करना है? पीआरएल से एडजस्ट करना है फाइनेंशियल एसेट की इंक्रीज और डिक्रीज वाली वैल्यू को। लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई रिलेशनशिप गिवन है तो फिर जो रिस्पेक्टिव हेड है, मतलब मान लो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस से बैलेंसिंग करना है। लेकिन अगर कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है तो इक्विटी से जाएगा। याद रहेगा कि नहीं? बस वही अपन ने किया है, पूरा अपन ने यहाँ पे समझ लिया। मैंने यहाँ पे लिखा भी था नोट कि नॉर्मल क्वेश्चन दैट इज अदर देन प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट then balancing figure will be settled through PRL, and if in any pre-existing relationship or compound financial instrument then balancing figure will be settled through respective heads CFI है तो equity, employer employee relationship है तो prepaid employee benefit expense। is that clear? तो ये हमने रिवीजन, कंसेप्चुअल रिवीजन कर लिया है विद इन 9 to 10 मिनट्स।
पूरा मॉडिफिकेशन मैंने डिस्कस कर लिया। आई होप ये आपको यूजफुल रहेगा। ओके